Good morning, all of you. My name is Mohini Chaudhary. Welcome to Guide to Success. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ. तो आज हम बात कर लेते हैं प्रियम्बल की. बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट काफी है ना जी. पूरी बुक आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है ना. तो उसे तो ये प्रियम्बल पढ़ना भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है ना प्रियम्बल के अंदर जो बहुत बेसिक टर्म्स है. कभी कभी तो जेन्युइनली हमें ऐसा लगता भी है कि अरे ये तो हमें पता है, जस्टिस क्या होता है, इवन लिबर्टी क्या होता है हमें पता है, फेटर्निटी क्या होता है, बट सिली सिली सी मिस्टेक्स हो जाती हैं उस चीज को समझने में. तो बस उसी के बारे में आज हम प्रियम्बल में हल्के सी टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक होगा और 20-25 मिनट में इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ये टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल. आप सबको पता ही होगा, क्या है, बताने वाली चीज नहीं है कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल है. पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है. ठीक है, मेन जो चीज है, मेन जो वर्ड्स हैं आप उन पे ध्यान दे सकते हैं. दैट इज इंडिया क्या है, विच टाइप ऑफ स्टेट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ठीक है, इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. ठीक है, इस तरीके का कंट्री है. ये फीचर्स हमने ऊपर जान लिए कि हमारा देश किस तरीके का है. एंड टू क्या करता है, वो हमको इस चीज की एश्योरिटी दिला रहा है कि हम क्या देने वाला है वो अपने सिटीजन्स को. सिटीजन्स के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है, अब ये चीजें क्या होती हैं इनको हम आगे जानेंगे. जस्टिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जस्टिस क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों ही स्पेयर्स में हमारे पास जस्टिस होना चाहिए. जस्टिस सो सिंपल, न्याय होना चाहिए. ठीक है, लिबर्टी, अच्छा जी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सब है हमारे पास, है ना. फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें ये सब भी मिलता भी है. पर हम बात करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है. बहुत छोटे से टर्म में से समझने की कोशिश करेंगे. लिबर्टी इज बेसिकली मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी एंड द एक्शन ऑफ द पीपल. ठीक है, वर्ड को समझे. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी और द एक्शन ऑफ द पीपल, कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट, किसी भी तरीका का कंस्ट्रेंट हमारे किसी भी एक्शन पर, किसी भी एक्टिविटी पर नहीं लगाया जा सकता है. हमारे पास लिबर्टी है. ठीक है, लिबर्टी किस चीज की है, थॉट की, कुछ भी सोच सकते हैं. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपनी बात को किसी भी जगह, बी इट योर कॉलेज, कोई पब्लिक प्लेस हो, और कोई गवर्नमेंट प्लेस हो, कोई आपका ऑफिस हो, वो प्राइवेट ऑफिस हो या आपका कोई लीगल गवर्नमेंट ऑफिस हो, आप हर जगह अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है तो आप उस थॉट को क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. उस थॉट को बता सकते हैं, है ना, कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं ये सोचता हूँ. हमारे पास लिबर्टी है ना. बट लिबर्टी या फेटर्निटी या इक्वेलिटी, इन सब में कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ी बहुत इसमें क्या लगा रखा है, एक रीजनेबल रस्टिकेशंस. रीजनेबल रस्टिकेशंस कैसे होते हैं, जैसे लिबर्टी दे दी. अब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है ना कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप क्या करोगे कि घर के बाहर खड़े हो जाओ और सामने वाले जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका झगड़ा चल रहा है और आप उनको बस वहां पे कुछ भी बोलना चालू कर दो. ये तो एक्सप्रेशन, इस तरीके से तो आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना. आपने कई बार सुना होगा कि उसके ऊपर डिफेमेशन का केस हो चुका है ना, या डिफेमेशन का केस है. क्या होता है, वो मानहानि का दावा कर देते हैं ना कि भाई मेरी मानहानि कर दी, अब इतने रुपए का हर्जाना भरो. वो क्या होता है, भैया हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कहीं को मानहानि के दावे के पैसे भरेंगे, हम तो बिल्कुल फ्री है ना वो करने के लिए. हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर ये जो कुछ भी बोल सकते हैं ना वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारी फ्रीडम और हमारी लिबर्टी वहां पे खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की फ्रीडम और दूसरे की लिबर्टी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है हमारे पास और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. ठीक है,
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मेन चीज उसको देखते हैं। कोई भी हो, है ना, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कुछ भी उसकी बर्थ हो, प्लेस हो, कोई भी उसका जेंडर हो, भले वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाएगा, है ना। इक्वालिटी, जस्टिस बता दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है वैसे, ठीक है, फ्रेटर्निटी का हिंदी मतलब होता है जी भाईचारा, है ना, ब्रदरहुड, है ना। ये एक जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है यहाँ पे कि भैया फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, क्या होना चाहिए, भाईचारा। भाई भाईचारा रहेगा तभी तो देश यूनाइट रहेगा ना, वरना रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे दंगे ही होते रहेंगे। तो ये चीज है। अच्छा, यहाँ क्या लिख रहा है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी से क्या है, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको भी आप एश्योर कर सकते हो, और यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट को भी, है ना। भाईचारा होगा आपस में तो इंडिविजुअल की भी जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है वो भी एश्योर हो जाएगी, वो भी बची रहेगी। और अगर हम लोगों में भाईचारा है ना, हम एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और कभी ऊंच नीच के नाम पे, कभी स्टेटस के नाम पे, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बची रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल कहते किस चीज को है, इसकी छोटी सी बुक पढ़ते हैं आप। बुक पढ़ने से पहले प्रीफेस होता है। कोई भी बुक जब आप नहीं खरीदते हैं तो 2-4 पेज होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं फालतू के पेज है, होता है हर बुक में, होता है कि ये तो जी फालतू के पेज है, इनका कोई काम नहीं है, चैप्टर निकालो, है ना। तो ऐसे ही, बट ये एक फालतू का पेज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। जिस तरीके से हमारी बुक में प्रीफेस होता है, तो कभी उस प्रीफेस को पढ़ के देखना, उस प्रीफेस में क्या होता है, बेसिकली फिलोसफी, एसेंस ऑफ दिस बुक, जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ है ना, उसी बुक का क्या होता है, उसमें एसेंस होता है। उसी बुक का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना। उस बुक की क्या होती है मेन, उसकी जो समरी कहेंगे ना हम उसको, वो वहां पे हमें देखने के लिए मिलती है। बेसिकली प्रियम्बल इज रेफर टू द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्या है प्रियम्बल, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ये लिखा है यहाँ पे कि प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, प्रियम्बल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ पे और आगे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली वो क्या है, इंट्रोडक्शन है और एसेंस ऑफ द बुक, कि आखिर अगर हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने क्या वाले हैं, ये किससे पता चलता है, ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है ना, क्योंकि प्रीफेस है ना, इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, कि भाई ये जो प्रियम्बल है, ये कभी इसमें कोई चेंजेस हुए हैं क्या। हम अक्सर सुनते नहीं रहते कि अरे इसमें ये अमेंडमेंट हो गया, वो अमेंडमेंट हो गया, तो क्या प्रियम्बल में भी ऐसा कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या। तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ है। क्या क्या अमेंड किया गया है प्रियम्बल में, और कब अमेंड किया गया है, इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहां से देख सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है 42nd, इसके थ्रू इन 1976 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए। अब वो 3 नए शब्द कौन से हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, और एक जो वर्ड है दैट इज इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हैं जिनको प्रियम्बल में जोड़ा गया है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट एक वर्ड है ना, दूसरा आपका है आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर एक वर्ड है ना, और तीसरा आपका जो वर्ड है दैट इज इंटीग्रिटी, है ना। सॉरी फॉर दिस क्रिएटिविटी, बट ये बस आपको समझाने के लिए है ना। तो ये जो 3 वर्ड हैं, ये किस आर्टिकल के थ्रू जो है जुड़े हैं, दैट इज मैं बता चुकी हूँ आपको, अंडर आर्टिकल
Which one? Under Article 42. Under Article 42 in 1976 पढ़ लिया, 3 वर्ड समझ लिए। हाँ, इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुए हैं, यही चेंजेस हैं जो हुए हैं। 3 वर्ड को ऐड किया गया था फलाने फलाने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये फिर से प्रियम्बल का टेक्स्ट है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ क्या सकते हैं, अगर बहुत कभी कभी इन वर्ड्स को कोट करने से, एग्जाम में लिखने से मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और ये आपकी क्या बोलते हैं, ये आपके आंसर को एक बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकता है। तो आप एज इट इज भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ बतानी है, वो क्या होता है कि अक्सर आता है ना कि 1 वर्ड में आ जाए कभी कि वो डेट बताना है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तो लोगों का आंसर होता है 1950 ना, 26 जनवरी 1950 डेट बता देते हैं। अडॉप्शन की डेट नहीं है, वो फोर्स में आने की डेट है। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। अडॉप्शन की जो डेट है वो आप एक बार, आपकी ज्यादातर जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है ना, उन सब में नीचे क्या है दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है उसमें, उसमें सॉरी, फर्स्ट जो उसका पेज होता है ना, वो यूजुअली उसमें प्रीफेस में एक प्रियम्बल का पेज होता है। तो आप वो प्रियम्बल वाला पेज उठा के देखिए, और उसमें ये डेट लिखी होगी, दैट इज 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर 1949। ये प्रियम्बल के बारे में वहां पे लिखा रहता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रियम्बल के बारे में जैसे देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ पहले, ठीक है। हाँ, क्या है, यहाँ से देखते हैं। The preamble that the source of the authority of the constitution, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। lies in the powers, ये मेन बात कर रहा है कि जो सोर्स ऑफ प्रियम्बल है ना, ये जो प्रियम्बल के पास पावर है, या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर है, वो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है पीपल, है ना, देश के जो लोग हैं, वही तो संविधान की ताकत है। इस लाइन का ये मतलब है। कुछ फैक्ट है प्रियम्बल के बारे में। अब यहाँ हमने पढ़ लिया कि प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि प्रियम्बल उसको क्या समझता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, द ऑब्जेक्टिव दैट स्टेट इन द प्रियम्बल इज टू एंश्योर। अच्छा, अब प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी तो पढ़ना है कि प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है क्या, इंश्योर करना। ऑब्जेक्टिव है उसका हमारी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन, ये तीनों चीजें हर भारतीय नागरिक के पास जस्टिस हो, उससे उससे अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज पहले ही पेज पर ये चीज इंश्योर की गई है कि उसको जस्टिस मिले, उसे लिबर्टी मिले, और उसे किसी भी अपॉर्चुनिटी में उसकी जो इक्वालिटी है वो एज इट इज होनी चाहिए। वो किसी भी इंसान से अगर कंपेयर कर रहा है तो इक्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों से होता क्या है देने से, फेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये है क्या। फेटर्निटी बताया था भाईचारा, और भाईचारा रहेगा तो इंटीग्रिटी यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है। डेट ऑफ प्रियम्बल, जिस दिन डेट ऑफ मेंशन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, दैट इज 26 नवंबर 1949। आगे बढ़े, ये देखते हैं एक बार। कीवर्ड है प्रियम्बल के, सोवरेन। The term sovereign, which is proclaimed that preamble means that the India has its own independent authority. टेक्स्ट आप भी पढ़ सकते हैं, मैं बस मतलब समझा दूं आपको कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, वाई, है ना। क्वेश्चन आ सकता है ना, भैया क्यों है हम सोवरेन कंट्री। बिकॉज हम किसी भी एक्सटर्नल पावर के नीचे नहीं है। कोई भी, हम इतने सोवरेन है कि आज हम अपना कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन, कोई भी नेशनल डिसीजन, कोई हमारी पॉलिसी है, हमारी सिक्योरिटी है, हम सब सारे जो डिसीजन हैं वो विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरीके के थ्रेट और फियर और प्रेशर के बिना हम ले सकते हैं। वी आर सोवरेन, वी आर नॉट इन द कंडीशन ऑफ दैट डोमिनेंट स्टेटस। हम कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं है। आपने सुना होगा कि मूवी देखी होंगी, भगत सिंह मूवी है, वो देखा होगा कि जब सुनते हैं कि भाई किस चीज की डिमांड कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोमिनेंट स्टेटस की। डोमिनेंट स्टेटस क्या, पूर्ण स्वराज मिल, उस वक्त जो डोमिनेंट स्टेटस की बात हो रही थी, तो ये थॉट नहीं था ना
कि हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, हमने क्या बोला भाई हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई एक और अथॉरिटी है ना, व्हेन यू हैव समवन एल्स जो आपको बताने वाला है कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी में ये डिसीजन लो, आप अपनी फाइनेंशियल, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसमें ये डिसीजन लेने वाले हो। आपकी जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कोई और है, जो पैरामोन्टेसी पावर कहते हैं ना, वो कोई और है। आपको कहीं दूसरी जगह जाके जी हुजूरी करनी पड़ेगी, वहां पे दुआ सलाम देनी पड़ेगी कि बताएं सर क्या करना है। यही तो हम ब्रिटिशर्स से बोल रहे थे ना कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज है, आज क्या है, आज वी हैव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो जब हम किसी के गुलाम नहीं है तो हम क्या हो गए, हम सोवरिंग हो गए। सोवरिंग हो गए तो हम अपने एक्सटर्नल डिसीजन, इंटरनल डिसीजन सब कुछ खुद ही ले रहे। समझ में आ गया, ये होता है सोवरिंग का मतलब। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट से कि सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट की बात करेंगे। द टर्म सोशलिस्ट हैज एडेड इन द प्रीएम्बल, मैंने बता दिया 3 शब्द ऐड हुए थे। 3 शब्द है, सोशलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है, 3 वर्ड्स है। अब सोशलिस्ट की बात करेंगे। सोशलिस्ट क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में किस तरीके का सोशलिज्म है, पहले तो ये देखो, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आपने चाइना देखा होगा, क्या कहते हैं हम, सब कुछ सरकार का है, सब कुछ किसका है, सेंटर का है ना, प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया में बैलेंस है, इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हमने क्या बोल दिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इंडिया में किस तरीके का सोशलिज्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही जो फर्स्ट पेज है उसी में ये चीज लगा दी है कि भाई इंडिया में इस तरीके का सोशलिज्म होने वाला है ना। तो सरकार सब कुछ अपने पास रख के बैठेगी, अगर सब कुछ गवर्नमेंट का हो जाएगा तो फिर हमारा जो डेवलपमेंट का फेज है, जो हमारी रफ्तार है डेवलप्ड होने की, वो कम हो जाएगी ना। फैक्ट्रीज नहीं बनेंगी, और प्राइवेट लोगों को अगर हम जमीनें नहीं देंगे, प्राइवेट लोग इंडस्ट्रीज नहीं खोलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है हमारे देश में। हमारे में तो प्राइवेट लोग भी इंडस्ट्रीज खोलते हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट देखती है हमारी। तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है वो फेथ किस चीज पे जी, मिक्स्ड इकोनॉमी पे, जहां बोथ आपके प्राइवेट हो या फिर आपका पब्लिक सेक्टर हो, दोनों ही साइड बाय साइड काम करते हैं ना, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। सेकुलर, इससे पहले भी कई वीडियोस में मैं सेकुलर का मतलब बता चुकी हूँ, जब मैंने फंडामेंटल में आपको रिलीजन पढ़ाया था कि वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकुलर, सेकुलर का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी एक पर्टिकुलर लीगल ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया नेवर क्लेम कि इंडिया एक बुद्धिस्ट कंट्री है, एक हिंदू कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, एक सिख कंट्री है, नहीं। इंडिया में इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वी इंडिया इज द सेकुलर कंट्री, यहाँ हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल पावर, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट मिलेगा। अगर आज स्टेट डिसाइड करता है कि हम हिंदू मंदिरों को 500 करोड़ का फंड देंगे, तो वो मुस्लिम्स को भी देना पड़ेगा, और वो फिर जैनिन्स को भी देना पड़ेगा, वो फिर सिख्स को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं, इक्वल आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से हम मतलब है, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। टर्म डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक से यहाँ डेमोक्रेसी वाला मतलब है। और डेमोक्रेसी आप जानते हैं, 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है जी। इलेक्टेड डेमोक्रेसी एक तो होता है इलेक्टेड वाली, और एक इनडायरेक्ट, 2 तरीके की होती है ना, सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, जिसको हम चुनते हैं उसको, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है ना, हमारा जो लीडर है वो किसी के थ्रू सेलेक्ट होता है। तो सिंपल। रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन द इंडिया द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। देखिए रिपब्लिक क्या होता है, जहां हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्वीन है। अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, पीएम है, प्रेसिडेंट नहीं होते वहां पे, मतलब वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, तो वहां पे कौन है, पीएम हेड ऑफ द स्टेट है ना। जो सुप्रीम बॉडी है वो कौन हुआ, वहां पे पीएम हो गए। ब्रिटेन में कौन, क्वीन होगी। अपने यहाँ इंडिया एज अ रिपब्लिक कंट्री, तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है जी, हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ जी कोविंद। तो वो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो इलेक्टेड है। अब वो इलेक्टेड हेड है
या फिर डायरेक्टली इलेक्टेड हेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड हो, जब आपकी स्टेट का हेड इलेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, किसी भी तरीके से अगर आपका स्टेट का जो हेड है उसे इलेक्ट किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है वो रिपब्लिक है और हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसके थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो केसेस दे रखे हैं। पहले केस में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस के टाइम पे बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और ऑब्वियस सी बात है ही, उस बुक का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इससे पहले एक केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस से पहले एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बट बेरूबारी यूनियन केस के अंदर प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनाउंस किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखो चीज पढ़ लेते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीमली फेमस केस है ना। इस केस के बाद काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हुई और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। इस केस के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी। ठीक है, बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और चीज बोल दी कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो प्रियम्बल को भी अमेंड नहीं किया जा सकता है। देखिए ठीक है, बस ये था, और ये बहुत शॉर्ट में, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।